तो वेलकम बैक बच्चों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में पॉलिनोमियल चैप्टर जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग, डिग्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, कुछ सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इनके ऊपर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम जो करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर बेस्ड। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है आपकी, यहाँ पे देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको यहीं पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि द ग्राफ ऑफ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए पूछे तो आपको हमेशा x एक्सिस चेक करनी है, और अगर ऐसे लिखा होता है x इज इक्वल टू पी वाई तो आपको y एक्सिस पे चेक करना होता है कि कहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो टच कर रहा है या कट कर रहा है। तो हमें x एक्सिस पे देखना है हमेशा। तो जो पहला वाला ग्राफ है ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है क्लियरली दिख रहा होगा आपको कि x एक्सिस पे कोई भी कट नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ज़ीरोज़ होंगे वो हम लिख सकते हैं नो ज़ीरोज़, ठीक है। कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होगा इस वाले ग्राफ में, क्योंकि x एक्सिस पे ना तो टच कर रहा है ग्राफ, ना ही कट कर रहा है, क्योंकि y एक्सिस पे कर रहा है। तो y एक्सिस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट वाला देखोगे तो ये एक पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था ये कि पैराबोला होता है। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला होता है, लेकिन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो जो है मैनी टर्म्स, विच हैज़ मैनी टर्म्स, ठीक है। जबकि हमें बेसिकली पढ़नी तो यही वाली क्वेश्चन है इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जो ये जो ग्राफ दे रखे हैं ना, ये पॉलिनोमियल्स के दे रखे हैं। इसमें देखो पैराबोला वाला बस यही वाला ग्राफ है, ये जो आपको फोर्थ वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला बस यही एक पैराबोला का है। बाकी सब क्या है, जो डिफरेंट कोई दूसरी इक्वेशंस नहीं होंगी उनके ये ग्राफ हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, सेकंड वाले का, इसका हो जाएगा 10। इसमें कितना आया है, 10। सेकंड वाले को देखोगे तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और यहाँ पे 3 जगह पर कट कर रहा है। तो यानी कि इस वाले ग्राफ के जो ज़ीरोज़ होंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 ज़ीरोज़, ठीक है। और जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले ग्राफ को देखो तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है और ये यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। 2 जगह पे कट कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा 2 ज़ीरोज़, ठीक है। और फिफ्थ वाले में देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है, 1 2 3 और 4 जगह पे कट कर रहा है, तो इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। और ये वाला जो है, अच्छा, जितने ज़ीरोज़ होते हैं ना उससे भी आप इक्वेशन का पता लगा सकते हो। जैसे ये 3, जैसे थर्ड वाला ग्राफ देखो, इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, यानी इस x की जो वेरिएबल रहा होगा उसकी 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो ये क्यूबिक इक्वेशन रही होगी, यानी कि ये जो ग्राफ है ये किसी क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। अगला सिक्स्थ वाला देखते हैं। तो ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसे भी कंसिडर करेंगे हम, इसे भी कंसिडर करेंगे। तो अगेन इसके जो ज़ीरोज़ बनेंगे ये 3 ज़ीरोज़ यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से कोई सा भी ग्राफ आपको गिवन हो, आप उसके जहाँ पे कट कर रहा हो या टच कर रहा हो उनको देख करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो हमने कैलकुलेट किए बताए वो थे y इज इक्वल टू पी एक्स के लिए, लेकिन अगर x इज इक्वल टू पी वाई लिखा होता तो फिर y एक्सिस पे हम चेक करते कि क्या ग्राफ होते हैं इनके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली इक्वेशन को देखते हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज ग्राफ पर बेस्ड थी, फिर कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल तो आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होंगे तो फिर मुझसे पूछ लेना, बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, तो मैं एग्जाम्पल भी ले लूँगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसमें ज़्यादा है नहीं, तो ये तो मैंने जो 2.1 थी ये तो हमने उसी पे डन कर लिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डन। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। टू पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं और यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन हैं कुछ, उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है,
यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब पिछली वीडियो में हमने कहा था कि हमें जीरोज फाइंड करने होते हैं इक्वेशन के, तो बेसिकली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही डील करेंगे। तो देख लो यहाँ पर जितनी भी इक्वेशन दे रखी है ना, ये सब क्वाड्रेटिक ही हैं, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 जा रही है, यानी हर एक इक्वेशन के 2 जीरोज निकल के आएंगे। अब कुछ ट्राइनोमियल इक्वेशन है, कुछ बाइनोमियल इक्वेशन है। जैसे 5th वाली देखोगे तो ये बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म आ रही है t² और -15, तो इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 डिग्री है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, ठीक है। इसमें जो है bx वाली टर्म जो है वो 0 है, b 0 है यहाँ पर, तो इसीलिए वो टर्म नहीं दी गई है। तो अब हमें एक तो इन क्वेश्चंस के जीरो सॉल्व करने, और जीरो सॉल्व करने का जो मैंने मेथड बताया था ऊपर, क्या बताया था यहाँ पे कि हम जीरोज जब भी फाइंड करने हो तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करने वाले हैं। अब वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, तो वो आप याद रखना है उसको, आप कैसे करोगे, ठीक है। तो पहला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, और जब जीरोज आ जाए ना तो हमें रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं। तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हम पहले तो इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है, सबसे पहले। तो ये तो सवाल उतारा है ना, यहाँ उतार देते हैं x² - 2x - 8 = 0, और हमेशा यहाँ पर एरो लगाते हुए चलते हैं हम, ठीक है। और बीच में जब इक्वल आ जाए, वरना यहाँ बराबर लगा सकते हो जहाँ एरो लगाया है, लेकिन जब बीच में बराबर का साइन आ जाए तो फिर आप यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाओगे, शुरू में एरो लगाओगे हमेशा, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें ये जो मिडिल में एक टर्म दिख रही होगी आपको 2x, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है तो वो मैं बताता हूँ। अब मैंने आपको बताया था, इसको हम कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c = 0 से हम इसे कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं x² के साथ वाला हमेशा a होता था, तो यहाँ पर x² के साथ 1 है, तो यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। सिमिलरली b x के साथ b होता था, यहाँ x के साथ -2 है, ठीक है, तो यानी कि b की जो वैल्यू है वो -2 है। सिमिलरली c यहाँ पर -8 है, तो साइन के साथ हम वैल्यूज़ लेंगे हमेशा। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, वो आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो क्या स्टेप याद रखने हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो करना है मल्टीप्लाई a × c, ठीक है। तो a × c करना है सबसे पहले आपको, तो करते भी चलते हैं साथ में। जैसे हमने a और c की मल्टीप्लाई करा तो आया मेरा 8, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 8 है, तो 8 × 1 = 8 ही आएगा आपका। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दी तो 8 आ गया। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आई है a × c की, उसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज a × c, जो भी a × c की वैल्यू आई है उसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो आप जानते हो a के फैक्टर करने, अच्छा ये सारा काम रफली करोगे आप, ठीक है, या आप मन मन में कर सकते हो, एक बार समझ जाओ तो फिर आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। तो 8 के फैक्टर कैसे करते हैं, तो हमने पहले चैप्टर में सीखे थे प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो यानी कि मैंने 8 को फैक्टराइज कर लिया, 2 × 2 × 2 इस तरीके से, ठीक है। 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो 8 के फैक्टर्स मैंने लिख लिए, 2 × 2 × 2। अब फैक्टराइज करने के बाद, ठीक है, ये अब हमें पेयर बनाने हैं, ठीक है। पेयर कैसे बनाने हैं, तो हमें पेयर बनाने, तो हम यहाँ लिखेंगे मेक दी पेयर। अब कैसे पेयर बनाने हैं वो आपको ध्यान में रखना है मिडिल टर्म को, कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे हमारा 8 आना चाहिए, जो AC की मल्टीप्लाई करने पे आया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 2 आना चाहिए। इस तरीके से हमेशा पेयर बनाने होंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आए या प्लस या माइनस करने पे 2 आए, इस तरीके से आपको पेयर बनाने हैं। तो पेयर आप यहाँ से ढूंढोगे, तो 2 2 = 4, और 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो यहाँ पर देखो मुझे पेयर क्या मिला, 4 × 2 का पेयर, ठीक है, क्योंकि 4 और 2 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। तो ये मेरा कैलकुलेशन होगी रफली कि 4 × 2 का पेयर बना लिया, ठीक है। पेयर बनाने के लिए, आप पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है, उसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट दी मिडिल टर्म, ठीक है। तो अब जैसे ये तो मेरा रफ पोर्शन हो गया ना, इसे मैं साइड में कर देता हूँ। अब देखो, तो मेरी इक्वेशन कुछ ये थी, x² - 2x - 8 = 0। तो अब मैं क्या करूँगा,
मिडिल टर्म स्प्लिट करके आया मेरा 4 × 2 यानी 4 - 2। तो इस 2 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं इस 2 को लिख सकता हूँ 4 - 2। बाकी सब वो वैसे ही रहेगा, x मल्टीप्लाई में ना x तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, बस ब्रैकेट में मैंने क्या कर दिया, यानी कि इस मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया है। अब कैसे करा है वो देखो, x² और ये अब -x की 4 से करोगे तो -4x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +2x, ठीक है। -8 = 0, यानी मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म थी, मैंने देखो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो 4x में से 2x जाएंगे तो 2x ही बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस का 4x बड़ा है, तो 4x में से 2x गया तो 2x बचा हमारा। अब बस अब आपका सारा खेल खत्म हो चुका है, अब बस आपको पेयर बना लेने हैं, ये दोनों पेयर बन जाएंगे, ठीक है। कॉमन लेने के लिए ये 2 पेयर बन जाएंगे आपस में, तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x - 4 बचा, यहाँ +2 कॉमन आ रहा है तो x - 4 बचा। हमेशा इन 2 ब्रैकेट में आपकी जो वैल्यूज़ बचनी चाहिए वो सेम वैल्यू होनी चाहिए, अगर सेम वैल्यू नहीं आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है और वो गलत आंसर है आपका। अब क्या कॉमन आ रहा है, तो ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, अब x - 4 कॉमन आ रहा है तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो इधर साइड बचेगा x और इधर साइड बचेगा +2, तो यहाँ पर बराबर 0। अब यहाँ से 2 आंसर पॉसिबल हैं, अगर मैं एक बार इसको 0 के अपॉन में भेज के 0 कर दूँ, या फिर मैं इसको 0 के अपॉन में 0 कर दूँ, तो यहाँ पर 2 आंसर निकलेंगे। व्हेन x - 4 = 0 देन x विल बी x = 4। सेकेंड आंसर क्या निकलेगा, व्हेन x + 2 = 0 देन x = -2। तो ये 2 आंसर आपके आ गए। तो इसीलिए हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर पॉसिबल हैं, चाहे उसमें 2 टर्म हो, 1 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, ठीक है। तो प्रोसीजर यही रहेगा हमेशा। अब ये सब आपको तो मैंने समझाने के लिए किया है, लेकिन ये जो चीज़ें करोगे ना आप, ये जो रफ वर्क किया गया है यहाँ पे इतना पोर्शन, ये आपको जल्दी जल्दी दिमाग में कर लेना है, ठीक है। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ कब करते हैं, जब वैल्यूज़ छोटी हों, जैसे ये इक्वेशन बहुत छोटी थी, सारी ही इक्वेशन छोटी हैं, लेकिन जब 3 डिजिट में वैल्यू आ जाए तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर पेयर ढूंढने में ऐसा नहीं कि मिडिल टर्म से कर नहीं सकते, पेयर ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जब बड़ी वैल्यू आ जाए, बड़े नंबर आ जाए, तो उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें बोला गया था, ये एक पोर्शन हमारा क्लियर हो गया, इन्हीं को हम जीरोज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीज आर द जीरोज़। इनमें से एक अल्फ़ा होता है, आप जानते हो अल्फ़ा को मैं 4 ले सकता हूँ, और एक बीटा होता है, ठीक है। ऊपर मैंने बताया था 2 जीरोज़ होते हैं जिनको हम अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। तो x की जो 2 वैल्यूज़ आती हैं, या कोई भी वेरिएबल हो उसकी जो 2 वैल्यूज़ आएंगी, उनको में से एक अल्फ़ा ले लो आप और एक को बीटा कह सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो -2 को अल्फ़ा बोल दो और 4 को बीटा कह दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जीरोज़ हो गए हमारे। अब उन्होंने कहा था रिलेशनशिप भी हमें इनके जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच एक रिलेशनशिप होता है, जो मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। 2 फॉर्मूले पढ़े थे हमने, ये वाले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये कोफिशिएंट, इनको हम कोफिशिएंट ही बोलते हैं, बी और ए को, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था, देखो कोफिशिएंट ऑफ x² को ए कहते हैं और कोफिशिएंट ऑफ x को बी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि कोफिशिएंट, और ये जीरोज़ हो गए अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा जीरोज़ हो गए और ये हमारे कोफिशिएंट हो गए। तो कह रहा है कि इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करके बताओ। तो इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और रिलेशनशिप देखेंगे कि क्या इक्वल आ रहे हैं दोनों तरफ कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं वेरीफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोस चेक करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा = आना चाहिए -b/a, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आया है मेरा 4 और बीटा आया है मेरा -2, और बी मैं इक्वेशन में से देख सकता हूँ, तो बी मेरा कितना था, -2 था। तो यहाँ -2 फॉर्मूले में है, -2 आएगा, और a था मेरा 1, ठीक है। तो 4 2 होता है -8, और ये हो गया आपका, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, 4 में से 2 जाएंगे, ये इस तरह से हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 बचेगा, और इधर 4 में से 2 गए तो यहाँ पर भी +2 बचेगा। तो +2 यानी कि LHS RHS के बराबर आ गया, यानी कि मेरा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन या रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोज़, ठीक है। तो अब हम ये पहला मेथड में मुझे समझाना था, इसीलिए मैंने धीरे धीरे किया। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझ में आ गया। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है a और c का, फिर जो भी a और c की मल्टीप्लाई होके आएगा उसको फैक्टराइज कर लेना है, फिर उस फैक्टराइज उस जो भी फैक्टर्स आएंगे उनमें से आपको पेयर बनाने हैं, और पेयर ढूंढने के बाद आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। पेयर कैसे बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने पर a और c का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला जा रहा है 4s²। अब यहाँ पर देखो x की जगह s दे दिया वेरिएबल, तो वेरिएबल चेंज हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहले इसको, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम
इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, +1 इज इक्वल टू 0। अब ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 ही आएगा। 4 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस माइनस करने पे 4 आए, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा और 2 + 2 करोगे तो भी 4 आएगा। तो लोग हो गए, सीधे दिमाग में ही कर लेने हैं आपको। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 × s +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4s², तो अब इसको ज़रा खोल लेते हैं, तो ये आएगा -2s +1। तो आप एक बार रिवर्स चेक करके भी देख सकते हो, -2s करोगे तो देखो माइनस का 4s ही आएगा, है ना। -2 को ऐड करोगे तो माइनस का 4s आएगा, यानी कि करेक्ट हुआ है मिडिल टर्म स्प्लिट हमारा। अब बस कॉमन लेना होता है, तो यहाँ से हम 2s कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s - 1। और यहाँ पे देखो अगर मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो साइन चेंज हो जाते हैं अंदर वालों के, तो माइनस का 2s है तो ये प्लस का 2s हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार अगर आपको दिक्कत आए इसमें कॉमन लेने पे, तो आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या वापस से ये चीज़ें मिल रही हैं हमें। तो देखो अगर मैं 2s की 2s से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4s² आएगा, ठीक है, 4s² ऊपर बन रहा है। फिर अगर मैं देखो 2s की -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2s 1 जा 2s आएगा माइनस का, देखो 2s आ रहा है। यहाँ पर -1 की 2s से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 2s आएगा, 2s आ रहा है। तो आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। अब क्या कॉमन आ रहा है, 2s - 1 कॉमन आ रहा है, तो इधर बचा 2s और इधर बचा -1 इज इक्वल टू 0। अब दो आंसर पॉसिबल है यहाँ पर। तो पहला आंसर कैलकुलेट करेंगे जब 2s - 1 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 2s इज इक्वल टू -1 को उधर भेजेंगे तो +1। फिर मुझे s की वैल्यू चाहिए तो इसको अपॉन में भेज देंगे, तो s की एक वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली सेकंड 0 निकालेंगे तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0 है, ये भी सेम ही आ रहा है, तो ये भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन हेडिंग डाल के इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा चेक करते हैं। अच्छा, ऊपर मैंने अल्फ़ा × बीटा चेक किया था क्या, हाँ एक रह गया भैया, ये बाय मिस्टेक रह गया कि अल्फ़ा + बीटा तो हमने चेक कर लिया था, लेकिन अल्फ़ा × बीटा भी तो चेक करना है। तो वो होता है C/A। अल्फ़ा था मेरा 4 और ये आया था -2, मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू C/A। C/A ABC की वैल्यू क्या थी, तो C था 8 और A था 1, तो ये हो जाएगा 8/1, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, बट C मेरा कितना था, हाँ ये प्लस का आ रहा है, अल्फ़ा × बीटा करेंगे तो -8 आ रहा है, तो ये -8 आ रहा है और ये 8 आ रहा है, तो बट ये तो अलग आ रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। हाँ तो यहाँ पे जो C है ना ये -8 है, सॉरी, इसीलिए ये गड़बड़ा रहा है, -8 तो -8 बराबर -8, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इस वाले में भी वेरिफिकेशन चेक करेंगे। तो अल्फ़ा + बीटा, इसको ले लेते हैं अल्फ़ा, ये मेरा अल्फ़ा हो गया, और इसको ले लेते हैं बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा होता है -B/A, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो अल्फ़ा है 1/2 + 1/2 करेंगे, और इधर -B/A, तो B था मेरा -4 और ये भी था मेरा 4, तो -4 था B और A था मेरा 4, ठीक है। तो 1 हाफ प्लस हाफ कितना होता है भैया, 1 होता है, एलसीएम लेके भी यही आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका LHS बराबर RHS। अब मल्टीप्लिकेशन वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा × बीटा आएगा आपका C/A, तो यानी 1/2 × 1/2 करोगे आप। C है आपका कितना है, C है आपका 1 और 1/4, तो देखो ये भी मल्टीप्लाई करके 1/4 आएगा और ये 1/4, तो LHS बराबर यहाँ पे क्या आ रहा है RHS। तो ये भी वेरीफाई कर लिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, यहाँ पर दे रखा है 6x² - 3 - 7x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, -7x इज इक्वल टू 0। अब वही करेंगे, A और C की मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन देखो ये ना अरेंज फॉर्म में नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, जैसे ये हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो bx वाली टर्म बीच में आती है, कांस्टेंट टर्म लास्ट में आती है, इन्होंने कांस्टेंट टर्म को बीच में लिख दिया है। तो पहले इसको सीधा करके लिख लेते हैं हम, 6x² - 7x, है ना, b वाली टर्म को बीच में और फिर -3 को लास्ट में अरेंज कर देते हैं। प्लस माइनस में आप अरेंज कर सकते हो इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैथ्स में, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते आप, कि जैसे मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो, जैसे 4 × 3 है तो आप उसे 3 × 4 लिख सकते हो। तो प्लस माइनस में भी हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो अब ये कुछ इस जनरल फॉर्म में बन गया है, ठीक है।
अब आपको वही करना है, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 6 है, यहाँ पर सी -3 है, तो ए और सी की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18, और 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 18 ही आए, बट प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो आप जानते हो 9 2 18 होता है, ठीक है। टेबल लर्न होनी चाहिए, अगर आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हो तो 20 तक के टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो 9 2 18 और 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आएगा, तो हो गए फैक्टर्स। तो ये बनेगा आपका 7 को मैं लिख सकता हूँ 9 - 2 इंटू एक्स -3 = 0। तो अब 6x² ये हो जाएगा -9x माइनस प्लस 2x -3 = 0। अब कॉमन ले लेते हैं, तो 3x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 2 x, 3 3 9, और प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x -3 इधर बचा = 0। तो अब कॉमन आ रहा है 2x -3, और यहाँ बचेगा 3x + 1 = 0। तो अब दो वैल्यूज़ आ रही हैं, पहली वैल्यू क्या आ रही है, तो जब 2x -3 = 0 होगा तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस का 3/2 ना, -3 उधर साइड जाके प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। तो x की एक वैल्यू तो ये आ गई। सेकंड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो 3x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1, उधर जाके -1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ये x की सेकंड वैल्यू आ गई, तो यानी कि ये हमारा अल्फा आ गया और ये हमारा बीटा आ गया। तो अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा = -b/a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 प्लस -1/3 = -b/a। तो b था मेरा यहाँ पर -7 और a था 6। तो अब ज़रा यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3/2 -1/3 माइनस प्लस 7/6 आ गया इधर। तो इधर 3 2 6 एलसीएम आएगा, 2 3 3 9 और 3 2 6 7/6, 9 में से 2 गए तो 7/6 = 7/6। तो देखो LHS RHS के बराबर आ गया, यानी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब मल्टीप्लाई वाला भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा आपका C/A। तो अल्फा है मेरा 3/2 और ये है मेरा मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3 और C/A। A तो 6 है, C कितना था, C था -3, तो -3 लगाएंगे यहाँ पे, और ये होता है 3 2 6, यानी कि ये आएगा माइनस का हाफ, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये भी बचा माइनस का हाफ। तो माइनस का हाफ बराबर माइनस का हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, और ये हमारा हाफ बराबर हाफ आ गया, यानी यहाँ पर भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन। 4th में बोला जा रहा है, अब ये देखो 4u², यहाँ पर वेरिएबल u है, प्लस 8u। तो 4u² प्लस 8u है यहाँ पर। तो ये एक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दो ही टर्म दे रखी हैं, कांस्टेंट टर्म 0 है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं। तो जब भी बाइनोमियल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, नो नीड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नो नीड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो जब भी आपको बाइनोमियल, यहाँ लिख देता, नो नीड ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब कैसे होगा, तो देखो वही बेसिक काम करेंगे। सबसे पहले इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 8u = 0। और अब क्या करते हैं, डायरेक्टली आप कॉमन ले लो, बस क्या कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है एक तो, और एक तो u कॉमन आ रहा है। जब दोनों कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा u + 2 = 0। तो अब देखो यहाँ पर भी दो ब्रैकेट बन रही हैं, तो एक बार ये 0 के इक्वल में और एक बार ये 0 के इक्वल में, तो डायरेक्टली दो आंसर आ गए हमारे। तो यहाँ पर हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना नहीं पड़ा। तो एक आएगा आपका, जब 4u = 0 रखोगे तो जो u की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी u = 0, 0/4 हो जाएगा तो 0 ही आएगा। पहला आंसर तो ये बना। सेकेंड आंसर क्या बन जाएगा भाई, जब u + 2 = 0 तो एक u की वैल्यू आ जाएगी -2, तो ये आपका सेकेंड आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हो गया। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, देखो तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फा है मेरा 0, तो यहाँ पर इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, ठीक है। 2 0 हो गए, तो 0 प्लस -2 हमारा बीटा हो गया, और -b/a था, तो -8/4 करोगे तो 4 2 8 हो जाता है, और यहाँ बचा -2 और इधर भी बचा -2। तो देखो बराबर आया अभी भी, यानी वेरीफाई हो गया। अब मल्टीप्लाई वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है C/A के बराबर, तो
तो अल्फ़ा है मेरा 0 और ये बीटा है मेरा -2 और सी वाली टर्म इस इक्वेशन में है ही नहीं, यानी कि सी की वैल्यू 0 रही होगी। तो 0/a मेरा 4 है। तो देखो 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर गिव्स यू 0। तो 0 बराबर 0 आ गया, यानी दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये भी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसमें जो वेरिएबल है वो टी की फॉर्म में दे रखा है एक्स की जगह, ठीक है। तो अब इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करते हैं, तो वही काम, ये भी एक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक है, तो इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मिडिल टर्म आ नहीं रही है। अब इसमें बी एक्स वाली टर्म 0 है, कॉन्स्टेंट वाली टर्म तो दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म है ही है, बट कॉन्स्टेंट वाली टर्म दे रखी है। यहाँ बी एक्स 0 यानी बी की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ हेयर बी इक्वल्स टू 0। और जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ हेयर सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आप इसको कैसे करते हैं, तो ये भी डायरेक्टली हो जाता है, नो नीड ऑफ एनी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 15 को उधर भेजेंगे तो +15 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे क्योंकि टी की वैल्यू चाहिए। तो जब स्क्वायर राइट हैंड साइड की तरफ जाता है, दूसरी साइड जाता है, तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है और यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। वरना दो आंसर कैसे पॉसिबल हो पाएंगे, तो इसीलिए जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है और रूट में जब भी सॉल्व होकर वैल्यू आती है तो वो दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस, अदरवाइज दो आंसर नहीं आ पाएंगे। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री इक्वेशन के दो आंसर पॉसिबल होते हैं। तो जो पहला आंसर होगा आपका वो होगा t इज इक्वल टू प्लस का रूट 15 और जो दूसरा आंसर होगा आपका वो होगा t इज इक्वल टू माइनस का रूट 15, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करते हैं इसका। तो वेरिफिकेशन के लिए हम वही पहला करते हैं। अच्छा, ये वाला हो गया हमारा अल्फा और इसको हम बोल देते हैं बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा है मेरा प्लस रूट 15 और बीटा है मेरा माइनस रूट 15 और माइनस b। तो माइनस b वाली टर्म इसमें 0 है ही नहीं और नीचे a की वैल्यू 1 है। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 आया और 0 डिवाइड बाय एनी नंबर गिव्स यू 0। तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब सेकंड वाला कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा वाला। तो वो होता है c/a के बराबर। तो रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 15 और ये हो जाएगा c/a। तो c है आपका -15/a है 1। तो अब रूट 15 करोगे तो जो होता है रूट कैंसिल हो जाता है और आंसर आता है 15 और माइनस है साथ में तो माइनस भी आएगा और 1 से डिवाइड करोगे -15 को तो -15 ही आएगा आपका, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला भी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन पहले पार्ट का। 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वही करेंगे, a और c की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस या माइनस करने पे 1 आना चाहिए, क्योंकि x के साथ कौन है यहाँ पर, हम 1 को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 के ऐसे फैक्टर, तो 4 3 से 12 होता है और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो हो गए फैक्टर। तो 3x² और यहाँ 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 3 इंटू x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3x -4 इज इक्वल टू 0। अब 3x कॉमन आ रहा है ओनली, तो यहाँ बचेगा 3x - 4 और यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। हमेशा ये जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है ना, ये सेम होनी चाहिए, अदरवाइज गलत किया है आपने। तो अब 3x - 4 कॉमन आ रहा है तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब दो आंसर बना लेते हैं। तो जब 3x - 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू जो आएगी, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 और 3 मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू तो आ गई। सेकेंड वैल्यू, जब x + 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर आएगा -1। तो ये सेकेंड वैल्यू आ गई x की। अब इसमें से एक को हम अल्फ़ा बोल देते हैं और दूसरे को हम बीटा बोल देते हैं। तो अब वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं इसका। तो वेरिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ -b/a और अल्फ़ा है हमारा 4/3 प्लस बीटा है मेरा -1 और -b/a करना है। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ, -1 है और 3 है। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, a हो जाएगा 3। तो 3 × 1 = 3, 3 में से 4 गए तो बचा आपका 1/3,
ठीक है, डायरेक्ट कर दिया एलसीएम लेके, तो ये 1/3 इज इक्वल टू 1/3, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले की तरफ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे आप तो आएगा C/A, तो यानी कि 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी थी भाई, -4/3 आएगा, तो -4/3। तो इधर भी देखो -1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, और माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो यहाँ पर भी LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो ये थे 6 के 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से आपको हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इन क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है कि जब छोटे नंबर हैं तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर पाओगे, लेकिन अगर बड़े नंबर आ जाएँ 3 डिजिट के, तो जब आप A और C की मल्टीप्लाई करोगे तो एक बड़ा नंबर निकल के आएगा, 4 डिजिट का भी हो सकता है। तो फिर आप उसको पहले फैक्टराइज करोगे, फिर उसके पेयर ढूंढोगे, तो पेयर ढूंढने में टाइम लगेगा। तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी नीड पड़ती नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो आपको ना जीरोस का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है एक, यानी 1/4, पहला वाला जो दे रखा है 1/4 वो दे रखा है सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा दे रखा है प्रोडक्ट, यानी कि दूसरा दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो दे रखा है -1। तो आपको सम पता है, आपको प्रोडक्ट पता है जीरोस का, और आपसे कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था ऊपर, जो दिखा देता हूँ मैं आपको पिछली वीडियो में। कहाँ गया ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। तो ये हमने डिराइव किया था एक फॉर्मूला पिछली वीडियो में, अगर वो नहीं देखिए तो उसको, अच्छा इस एक्सरसाइज को करने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसको देखे बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। अब हमें सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, और वो कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, फॉर्मूला बनेगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू, या एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो बस यही हमारा पॉलिनोमियल हो गया। साथ में इसमें k से और मल्टीप्लाई हो जाती है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये k x² तो एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4 x प्लस, या एक काम कर देते हैं, इसको हटाओ, k से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसको 0 के इक्वल ही पुट कर दो, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है हमें -1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही हो ना, तो आपको उसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो ये होती है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल एक्सप्रेशन है, तो हमें जो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो इसी फॉर्म की करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, तो हमेशा हम इस टाइप की करेंगे। अब देखो यहाँ पर 1/4 आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, 4 को एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 4x² माइनस 4 1 ज़ा 4, 1 की x से करोगे तो x आएगा, -1 इज इक्वल टू, सॉरी -4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये 4 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 0 ही हो जाएगा। तो जो फाइनल इक्वेशन बनी मेरी, वो बनी 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा मेरा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से मल्टीपल चॉइस में कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, या हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जो हैं, कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं। अगर 2 जीरोस पता है आपको, तो उससे आप कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हो। तो आंसर होगा इनफाइनाइट। तो यहाँ एक नोट लिख देता हूँ मैं, नोट, वी कैन मेक इनफाइनाइट polynomials by 2 zeros। कैसे, वो भी देख लो। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, ठीक है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगी 8x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 0 की 2 से करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि बोथ साइड क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन निकल के आ गई। और इसी तरह मैं 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 10 से भी। इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो मैं इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकता हूँ। लेकिन उन इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमेशा जीरोज़ आपके वही आएंगे जो इनको सॉल्व करने पर आएंगे जीरोज़, ठीक है।
ज़ीरोज़ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इक्वेशन आप इनफाइनाइट जो है बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो बतानी थी आपको। बाकी के सब क्वेश्चन सेम ही हैं और एक एक करके इनको कर लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है आपको कितना, √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। तो जब आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट करोगे तो पॉलिनोमियल क्या निकल के आएगा, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बस वैल्यू पुट कर देनी है आपको, तो √2x हो जाएगा ये, और प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। अब LCM लेना पड़ेगा अगेन मुझे इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये बनेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट LCM ले लिया। अब LCM में आपको थोड़ा सा महारत हासिल होनी चाहिए अगर आप डायरेक्ट कर पाओ जल्दी से। तो LCM ले लिया 3 हमने और फिर सॉल्व कर लिया इसे। नेक्स्ट देखते हैं 0,5, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है यहाँ पर और ये √5 है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको भी फाइंड आउट करते हैं, चलिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² एज इट इज़, और ये 0 है तो 0x हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ही पूरी 0 हो जाएगी और ये 0 है, तो यानी ये जो पॉलिनोमियल निकल के आएगा ये आएगा x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये एक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आया, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही टर्म है इसलिए हम बाइनोमियल बोल रहे हैं इसे। फोर्थ है 1,1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है। तो क्या करते हैं, x² अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, दोनों ही 1 1 है, तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मेरी ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिफ्थ में है -1/4, 1/4। तो इसको देखो, x² अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब x² अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा है -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म में हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे हमेशा। तो ये होगा x² माइनस प्लस का 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, और 4 LCM आ रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4 LCM आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 4,1, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 है। तो ये हो जाएगा आपका, फॉर्मूले में डाल देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये पूरी पॉलिनोमियल की दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। पहली एक्सरसाइज ग्राफ पर बेस्ड थी, दूसरी एक्सरसाइज जो थी वो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ पर बेस्ड थी और पॉलिनोमियल इक्वेशन पर बेस्ड थी, ठीक है। इसमें अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट अभी ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ मैं ये केवल NCERT को के बेस पर बना रहा हूँ। NCERT अच्छे से आपको आनी चाहिए। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर साइड बुक्स के क्वेश्चन क्या करेंगे, ठीक है। तो उनके क्वेश्चंस भी आएंगे धीरे धीरे, और भी सब्जेक्ट्स के आएंगे। तो ये 2 चैप्टर आपके मैथ के पूरे कंप्लीट मैंने करा दिए हैं। पहला रियल नंबर, अगर रियल नंबर नहीं दिखा तो उनको जाकर के देख लेना, और पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, ये 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फिजिक्स या केमिस्ट्री का लूँगा। तो एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद एक चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट करूँगा, फिर 2 चैप्टर मैथ्स के और कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा आपका जब तक कि पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। तो ये वीडियोज़ आपके बहुत काम आएंगी, इसको आप पढ़ के आराम से घर पर बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हो और समझ सकते हो। और अगर कोई डाउट बनता है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि आपको पता चलता रहे वीडियो आ चुकी हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।